अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से हैं। मेरा नाम हया फातिमा इकबाल है और ये है फुल ब्राइट वुमेन पॉडकास्ट। आज हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर लुबना अयूब। डॉक्टर लुबना अयूब इज़ अ पीएचडी इन सोशियोलॉजी from the Southern Illinois University in Carbondale, where she went on the Fulbright doctoral program. Apart from being a Fulbright alumna, she is also a Hubert Humphrey alumna. And currently, Dr. Lubna Ayub is serving as the Director General at the National Institute of Management, Karachi. Dr. Lubna, Assalamu alaikum. I hope आप खैरियत से हैं. Thank you so much for वालेकुम joining. अस्सलाम। थैंक यू, प्लेजर। डॉक्टर लुबना, आप मुझे बताएं कि क्यों ज़रूरी है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे इदारे में लीडरशिप और एक औरत के हाथ में हो। आप इस वक्त लीड कर रही हैं, इसकी क्या अहमियत है इस तरह के इदारे में एक खातून के लीडर होने में? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को हेड करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी एजाज की बात है। ये एक बहुत इज्जत वाली पोजीशन है और मेरे लिए एक बेइंतहा प्रोफेशनली सेटिस्फाइंग पोजीशन है कि मुझे रिकग्नाइज मेरी पढ़ाई का, मेरी नौकरी का और मेरी काबिलियत का एतराफ़ किया गया और मुझे लीडरशिप की पोजीशन में रखा गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कराची में एक ख़ास अहमियत रखता है। इसका पुराना नाम नीपा है। जिस इलाके में हम हैं इसको नीपा चुरंगी और नीपा बस स्टॉप कहा जाता है, यानी हमारे इदारे की वजह से इस इलाके का एक दूसरा नाम पड़ गया। अब इसका नाम तो बदल गया, नीपा की जगह निम हो गया, लेकिन पुराना नाम जो है आज भी हम सबकी जबान चौरंगी पे है। हैज टू स्टिल बी नीपा। हाँ, यूनिवर्सिटी रोड पे नीपा चौरंगी हम हैं। तो ऐसे और ये 1961 में 1961 में बना था और यहाँ बहुत बहुत सीनियर पढ़े लिखे अच्छे अफसरों ने इसको लीड किया। तो ऐसे इदारे का सरबराह होना मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है। और सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कहती, ये तो हर उस पढ़ी लिखी औरत, हर उस मेहनती औरत और हर उस समझदार औरत के लिए इज्जत और इफ्तिखार की बात है जो माशरे में और अपनी नौकरी में और अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती है। यानी हमने एक मिसाल कायम की है। ये एक तरह का वो ग्लास बैरियर, ग्लास सीलिंग जो आप कहते हैं अंग्रेजी में, ये उसको तोड़ने वाली बात है। या साउंड बैरियर आप जो भी इस्तेमाल करें, यानी ये ऐसी पोजीशंस थी जहां समझा जाता था कि शायद औरत नहीं काम कर सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया। मुझसे पहले भी यहाँ पर दो और लेडीज काम कर चुकी हैं, मैं पहली नहीं हूँ और इंशाल्लाह मैं आखिरी भी नहीं होंगी। तो निम जैसे इदारे को हम लेडीज बहुत अच्छा रन करती है। बहुत अच्छी तरह से हमने इसकी इज्जत में, इसके काम में, इसकी इफेक्टिवनेस में इजाफा किया। आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं आपको ये बताऊंगी कि निम में ही मैंने ये काम नहीं किया, ये ऐसे इदारे की सरबराही का काम मैंने टैक्सेशन में भी किया है। मैं एसेंशियली एफबीआर से मेरा ताल्लुक है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस से, और बाय ट्रेडिंग मैं टैक्स कलेक्टर हूँ। तो इस नौकरी में मैंने चीफ कमिश्नर कोयटा और चीफ कमिश्नर हैदराबाद के तौर पे भी काम किया, यानी सिंध, इंटीरियर सिंध में भी काम किया और बलूचिस्तान में भी काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैं बहुत एहसानमंद हूँ अल्लाह ताला की कि अल्लाह ने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी और साथ साथ ये सबूत है कि हमारा माशरा औरतों को एक्सेप्ट करता है। मुझे आप ये बताएं डॉक्टर लुबना कि आपने ये कैसे डिसाइड किया कि आपको सिविल सर्विसेज में काम करना है? जिस टाइम पे आप अप्लाई कर रही थी और आपने पूरी सीएसएस वाली जर्नी अंडरटेक कर रही थी, एग्जाम और इंटरव्यूज और वो सारी चीजें, उस वक्त तक आपने क्या पढ़ा हुआ था? और ये ख्याल भी कैसे आया कि भाई ये पढ़ाई तो चल रही है बट हमें सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है? और फिर उसके अंदर ये टैक्सेशन वाली फील्ड का चुनाव किस तरह हुआ? मेरी पर्सनल जर्नी, मैंने कराची यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स किया। वो 2 साल का होता है वो प्रोग्राम, और मैंने फर्स्ट ईयर में ही सीएसएस का एग्जाम दे दिया था। और जब तक मेरा रिजल्ट आया और मैं सेलेक्ट हुई, तो जब मैं स्टूडेंट ही थी, तो मैंने अपना आखिरी सेमेस्टर सिविल सर्विसेज एकेडमी से आके यहाँ इम्तिहान दिया। तो आई वाज स्टूडेंट इन द मेकिंग बट एंड आल्सो एन ऑफिसर इन द मेकिंग। तो मेरी दोनों जर्नी साथ चली। अब आपके सवाल का जवाब कि मैंने सिविल सर्विस क्यों ज्वाइन किया, आप यकीन करेंगे यूनिफोकस एक चीज होती है ना, जिसका जिंदगी में कोई मकसद ना हो। मेरी लाइफ में और कोई एम्बिशन नहीं था। मेरी फैमिली में काफी सिविल सर्वेंट्स हैं, मैंने उनको बचपनों से देखा था, एंड आई रियली वाज इंस्पायर्ड बाय देम एंड आई थॉट दिस इज द लाइफ आई वांट टू अडॉप्ट एंड दिस इज
is going to be my journey. तो मेरे जहन में कभी और ऑप्शन भी नहीं आया, मेरे लिए हम्म। सिविल सर्विसेज ऑप्शन ए था और अल्लाह ने मुझे कामयाब किया। तो मैं तो स्टूडेंट लाइफ में ही आ गई थी, दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, और मुझे पुलिस और फॉरेन सर्विस दोनों ऑफर हुई थी, लेकिन माय फादर वाज अ क्रॉनिक हार्ट पेशेंट एंड उसी 1 महीने में उनका हार्ट का बाईपास हुआ था एंड ही वाज क्रिटिकली इल। तो मुझे ये ख्याल आया कि मुझे कराची में ही रहना चाहिए, हम्म। I should not be relocated or dislocated because my father needs me, and also every daughter needs a father. तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपने वालिद को छोड़ के कराची से बाहर जाऊं। I opted for taxation and I also thought कि मैंने MA इकोनॉमिक्स में पब्लिक फाइनेंस के 2 सेमेस्टर पढ़े and I'm very good in this subject. पब्लिक फाइनेंस और टैक्सेशन एक ही बात है, तो मैं अपनी पढ़ाई का, थ्योरेटिकल पढ़ाई का इस्तेमाल प्रैक्टिकल करूं। So for me this was a clear choice. So civil services yes, taxation yes, and Karachi yes. अमेजिंग। मुझे ये बताएं कि ओवर द इयर्स, यानी जाहिर है फिर आपने सर्विसेज ज्वाइन की एंड आई एम श्योर कि उसके बाद फिर आपने एक मास्टर्स, आपकी डिग्री जो है वो यूके से है एंड देन इवेंचुअली आपका पीएचडी अमेरिका से है, लेकिन आपका पीएचडी सोशियोलॉजी में है। सो ओवर द इयर्स इकोनॉमिक्स की बैचलर, इकोनॉमिक्स की मास्टर्स वाली डिग्री से मूव करते करते सिविल सर्विसेज में जाके, टैक्सेशन में जाके, ये सोशियोलॉजी पे गाड़ी कैसे आके रुकी, ये जरा इस जर्नी के थ्रू आप लेके जाएं। वो भी पीएचडी फिर आपने किया ना, आपने एक और मास्टर्स नहीं किया उसमें। Uh, Interesting question, and I've been asked this question several times. I tell you, अब जो दुनिया है ना, वो मल्टी लेयर्ड, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल दुनिया मल्टी लेयर्ड है, यानी इसकी कई जहतें हैं। अगर हम लकीर के फकीर बन के एक ही चीज पढ़ते जाएं और हम इकोनॉमिक्स 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 पढ़ते जाएं और कुछ और ना पढ़ें, तो फोकस काफी महदूद और रिस्ट्रिक्टेड, नैरोड हो जाता है। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइफ जो है वो डाइवर्सिटी चाहती है। आप किसी भी नोबेल प्राइज, इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज विनर की अगर आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखें तो उनके पास सोशल साइंसेस की एक और डिग्री होती है। हम्म। यानी मैं आपको कई नाम बता सकती हूँ जो हैं तो इकोनॉमिस्ट, लेकिन उन्होंने सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी या साइकोलॉजी जरूर पढ़ी होती है, क्योंकि उससे डेप्थ आती है आपके एनालिसिस में, वसत आती है, आपके सोचने में गहराई आती है, और आप इकोनोमेट्रिक्स और रिग्रेशन और स्टैटिस्टिक्स से बाहर निकल के और रियल वर्ल्ड को रियल आंखों से देखते हैं। तो दिस वाज अ ब्यूटीफुल ब्रिज। So the bridge between sociology and economics is not rare. It has happened to several other accomplished people, and it's happening every day. It's not a unique journey. It may not be a unique journey, but why did you choose it? Is my question to you. Because I like diversity and I like multi-layered. हर कोई भी चीज एक आंख से नहीं देख सकते. You have to have a backing of either psychology or sociology to understand the economics of real world. Wonderful. World is not just numbers. World is people. World is society. World is family. World is religion. World is trade. इट्स नॉट एक हिसाब की या स्टेटिस्टिक्स की किताब नहीं है दुनिया। दुनिया में लोग रहते हैं, लोगों को समझेंगे तो उनके मसले और उनकी अच्छाई बुराई समझेंगे। सो डाइवर्सिटी इज द की टू एवरीथिंग। सी आई एम अ टैक्स कलेक्टर बट आई एम हैविंग अ टीचिंग इंस्टीट्यूट। फॉर मी दिस इज अ ब्रिज, फॉर मी दिस इज एडिंग वन मोर लेयर ऑफ डाइवर्सिटी। सो फ्रॉम इकोनॉमिक्स टू डेवलपमेंट स्टडीज टू पब्लिक फाइनेंस टू सोशियोलॉजी टू ट्रेनिंग, I think this is an enriching journey by any measure. एक्चुअली आपके कहने से मुझे ये लग रहा है कि भाई वाकई में अगर अगर कोई शख्स टैक्स कलेक्टर हो या एक ऐसे इदारे में काम करता है जिसकी जिम्मेदारी है कि कलेक्टिंग टैक्सेस, मेकिंग यूज ऑफ टैक्सेस, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, तो वाकई में आपका तो फिर ये तो जरूरी है कि आपका हाथ लोगों की नब्ज पे हो, आपको पता हो कि ये अगर ये टैक्स दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे, कम दे रहे हैं तो किस वजह से दे रहे हैं। राइट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि you can study people even when your job is to collect taxes technically, right? तो फिर ना आप जब पीएचडी करने के लिए इलिनॉय गई और आपने सोशियोलॉजी में अपनी पढ़ाई की, तो आपका जो डॉक्टरल थीसिस था वो किस सब्जेक्ट पे था? Okay, now मेरा जो डॉक्टरल थीसिस था वो it is a bridge between economics and sociology. Now it is a mix between sociology of religion and economics of religion. तो रिलीजन यानी मजहब की क्या मईशत है
और मजहब की क्या सोशियोलॉजी है, ये इसका इंटरसेक्शन है, ये तो ब्रॉड था। सो यहाँ मैंने इकोनॉमिक्स को और इकोनॉमिक्स की तालीम को सोशियोलॉजी के साथ जोड़ा। दुनिया साइलोज में नहीं रहती है, वी डू नॉट लिव इन आइसोलेशन, हम जजीरे में नहीं रहते, ना रहेंगे। बड़ा इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, बड़ा ग्लोबल वर्ल्ड है, चाहे वो गांव हो चाहे वो बड़ा शहर हो, अब सब कनेक्टेड है। तो ये कैसे हो सकता है कि सोशियोलॉजी और रिलीजन का और इकोनॉमिक्स और रिलीजन का आपस में कोई लिंक ना हो? तो आई मेड दैट ब्रिज। सो माय डॉक्टरल थीसिस इज on the effects of religion on the occupational attainment of women. It is an international study where I used the World Values Surveys. ये एक इंटरनेशनल डेटा कलेक्टिंग एजेंसी है जो अपने साइकिल्स में इंटरनेशनली सैंपल्स सर्वे पे डेटा इकट्ठा करती है। हमने उसका सर्वे ऑथराइज करके इस्तेमाल किया। आई यूज्ड hierarchical modeling, statistical regression modeling, और हमने ये कनेक्ट किया कि the religion of any one woman, whether I mean which includes religiosity also and not holding any religious belief also. Yeah. So people with no religion and people with religion with varying levels of religiosity, how are their choices in education and occupation affected, or is there a relation or not? So this is building a bridge between two faculties. और फिर उसकी किस तरह की फाइंडिंग्स निकली उस रिसर्च की? The findings were very interesting and they contradicted the myth. General myth ये था, yes. अच्छा जी, अब उसके लिए मैं आपको बैकग्राउंड दूं कि post 9/11 there was a lot of religion bashing in the Western world, particularly in North America. यानी हर बात का इल्जाम मजहब को दिया जाता था और वो मजहब कोई भी हो सकता था। जनरल फीलिंग ये थी कि क्योंकि 9/11 हो गया तो रिलीजन इज द फैक्टर के ये वाकया हुआ। ठीक है। सो ये सर्वेस किए गए थे जिसमें उन्होंने लिंक किया था कि ये रिलीजन के क्या लेवल्स हैं। I connected this with their economic choices and the findings, international findings, based on international sample of some, I think, 92,000 respondents and who were affiliated with 45 different religions. The general findings were that religion or religiosity or not having any religion or any level of religiosity have no effect on women's career and educational choices. These are independent. So this kind of broke that mental barrier कि लोगों का ख्याल था कि जो मंदिर में ज्यादा जाता है वो नाकाम है, जो मस्जिद में ज्यादा जाता है या जो चर्च में ज्यादा जाता है वो पढ़ाई से दूर है। ऐसी बात नहीं है, ये इंडिविजुअल पर्सनल चॉइसेस हैं और ये इंटरनेशनली प्रूव हुआ। आप जो काम कर रही हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में इस वक्त, और आपका यानी you have to supervise the training that is given to the various civil servants that work, you know, for the state of Pakistan. आप क्या चाहेंगी कि आपके हाथ से जो लोग गुजरते हैं, आपके इदारे से जो मुख्तलिफ केडर्स गुजरते हैं, उनको किस तरह की ट्रेनिंग मिले तो वो मजीद बेहतर सिविल सर्वेंट्स बन सकते हैं आपके ख्याल में, या ज्यादा पुरअसर हो सकते हैं, या और ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, मोर देन हाउ एवर मच दे हैव बीन डिलीवरिंग सो फार? हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं दे आर टारगेटेड एट एनहांसिंग देयर कैपेसिटी। जो फंडामेंटल हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ऑफिसर्स तो हमारे पढ़े लिखे आते हैं, सब डिग्री होल्डर्स हैं, बहुत बहुत तालीम याफ्ता हैं, द सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, उनके पास बहुत अच्छी तालीम है, वो कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से वो नौकरी लेकर आए हैं। यानी उनको नौकरी में जो एंट्रेंस है, द एंट्रेंस टू दिस सर्विस इज थ्रू अ कंपटीशन, तो वो नहीं तो अपना लोहा मनवाया हुआ है, उनकी पढ़ाई लिखाई किसी से कम नहीं है, वो मुकाबले के इम्तिहान में पास होके बहुत ही अच्छी डिस्टिंक्शन के साथ तो आए। अब जो हमारा जूनियर मोस्ट ट्रेनिंग लेवल है मिड करियर, वो ऑफिसर्स भी ऑन एवरेज 12 साल की नौकरी कर कर आए हैं। यानी एक तो उनकी तालीम है, फिर कम से कम 12 साल का उनका दफ्तर का तजुर्बा है। फिर ऑलरेडी सीजन्ड ऑफिसर्स, इट्स उनको किसी तालीम की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको अपग्रेडेशन की जरूरत है। व्हाई? आई विल टेल यू, बिकॉज दिस इज अ डायनामिक वर्ल्ड
and it is a dynamic Pakistan. Every day our country is changing. Every day our world is changing. जब हमारे ऑफिसर्स दफ्तर में बैठते हैं तो वो इतना काम होता है और इतनी ज्यादा मसरूफियत होती है कि एकेडमिक्स में पीछे रह जाती है और नई स्किल्स कुछ सीखने का टाइम भी नहीं होता. आई मीन स्ट्रेनवस काम है, चैलेंजिंग है, ऑफिस टूर्स हैं, फील्ड विजिट्स हैं, डिफरेंट मसले हैं जो हर आदमी नहीं पहचानता, तो वो पढ़ाई का भी टाइम नहीं है और नई स्किल्स, नई महारत हासिल करने का भी टाइम नहीं है. तो हम 12-13 साल की नौकरी के बाद उनको 10 हफ्ते के लिए निम ले आते हैं कि आ जाइए, दफ्तर को भूल जाएं, यहाँ आके हमारे साथ नई बातें सीखें. सो अमेजिंग. कंप्यूटर स्किल्स सीखें और प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखें और तकरीर करना सीखें और डिसीजन मेकिंग किस तरह होती है, निगोशिएशंस कैसे होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है, कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या है पाकिस्तान के, प्रोक्योरमेंट में क्या हो रहा है, मैनेजमेंट की नई थियरीज क्या है. यानी हम उनको 10 हफ्ते के लिए रीओरिएंट करते हैं, उनको रिफाइन करते हैं. हालांकि इतने सीजन्ड पढ़े लिखे ऑफिसर्स हैं कि आप उनसे मिलेंगे तो आप इम्प्रेस हो जाएंगी कि इतना तालीम याफ्ता पब्लिक सेक्टर है, लेकिन फिर भी 10 हफ्ते के लिए हम उनको दोबारा से रीओरिएंट करते हैं. फिर यानी जब वो हमारे जिस दिन वो पहले दिन आते हैं और 10 हफ्ते के बाद जिस दिन वो जाते हैं, उनमें बहुत फर्क होता है, उनके कॉन्फिडेंस में, उनके बात करने में, उनकी नॉलेज बेस में, हर लेवल से उनकी आप देख सकते हैं कि वो इतने फ्रेश हो गए. और फिर दफ्तर की वो जो एक थकाने वाला एक रूटीन है, उससे भी उनको निजात मिलती है. यहाँ उनके पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, जिम्नेजियम है, वॉकिंग ट्रैक्स है, हमने निम में अर्बन फॉरेस्ट लगाया है, हमारी अपनी इन हाउस मस्जिद है, इन हाउस डिस्पेंसरी है. फिर आपस में ऑफिसर्स की इतनी दोस्तियां हो जाती हैं, कल्चरल नाइट्स होती हैं. कोई यानी कोई कल्चरल नाइट ऐसी होती है कि अजरक बेस्ड होती है. कोई लास्ट टाइम हमारे पास बलूचिस्तान के ऑफिसर आए थे, उन्होंने हमें डंडा कबाब और सज्जी लाइव यहाँ बना के दी और बलोची म्यूजिक, बलोची कपड़े, बलोची खाने का तरीका, यानी बिल्कुल रीओरिएंटेशन. तो एक गिलगित बल्तिस्तान का ऑफिसर आता है, वो अपने गांव की हमें बातें बताता है. तो ऑफिसर्स में आपस में नेटवर्किंग हो जाती है. यही ऑफिसर्स जब अपने अपने दफ्तरों में जाते हैं तो दे हैव अ पूल ऑफ फ्रेंड्स विद इन द सिविल सर्विसेज जो एक दूसरे को असिस्ट करते हैं. तो हमारी ट्रेनिंग्स आर एज गुड एज दे कैन बी. और ये मुझे थोड़ा एक इंटेलेक्चुअल वेकेशन भी लग रही है ना, कि आप आए यस. और आप नई चीजें सीखें, और वो जो जहन आई थिंक थोड़ा सा हाँ. जैम हो जाता है एवरी डे यस. क्लटर से, कि रोजाना की ड्यूटी और यस. रोजाना वही फाइलें, उससे एक आज़ादी मिल सकती है. डॉक्टर अपना, मुझे आप ये बताइए कि जब कोई भी शख्स गवर्नमेंट के लिए काम करता है, तो जो लोग गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहे होते वो तो उस शख्स को मतलब एक अफसर की तरह से देख रहे होते हैं, राइट? और उस अफसर होने में कभी क्रिटिसिज्म भी आता है और शायद कभी बहुत ज्यादा मस्का भी आता है. आई एम श्योर आपकी जिंदगी इस दो बैलेंसेस में बहुत गुजरती होगी, कि लोग या तो आपको मैडम 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 कह रहे हैं, या फिर ये कह रहे हैं कि ये लोग तो मतलब ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, राइट? वो ओपिनियंस तो अपनी जगह पे हैं, उनका हमें कुछ नहीं करना. आप मुझे ये बताएं कि जब आप सिविल सर्विसेज में काम कर रहे हो, जब आप गवर्नमेंट के लिए काम, जब आप स्टेट के लिए काम कर रहे हो टेक्निकली, वो कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि कोई भी आउटसाइडर कभी भी समझ नहीं पा रहा होता आपके काम की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में? यानी वो लाइक व्हाट आर सम ऑफ द अनसीन थिंग्स अबाउट योर वर्क, या जिस चीज में आप लोग जान मारते हैं, आप मेहनत करते हैं, जो आपको लगता है कि यार ये चीज अभी तक मिसअंडरस्टूड है या लोगों को नहीं पता, और लोग हमेशा उन्हीं दो एक्सट्रीम्स में आपको या आपके और साथियों को देखते हैं, कि या तो ये फलाना या ये फलाना. ये फलाना लेबलिंग जो है ना इज वेरी कॉमन. आई और नो. अगेन ये फलाना लेबलिंग इज वेरी कॉमन एंड नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू पाकिस्तान. ये कहीं और भी है और मुल्कों में भी है, ये माशरे का हिस्सा है. तो मैं तो समझती हूँ कि सिविल सर्विसेज इज अ टैलेंट पूल of academically qualified people who have been professionally trained, who are evaluated every year, who are promoted or not promoted based on their performance, who are dislocated to different cities, different stations, who undergo various professional hazards, but acknowledgement नहीं है, recognition नहीं, क्योंकि awareness नहीं है. तो मैं तो suggest करूंगी हर घर में एक सिविल सर्वेंट होना चाहिए, जिसकी फैमिली में कई बच्चे हैं तो वो जो एक इमेज था ना कि एक डॉक्टर जरूर होना चाहिए, एक सरकारी मुलाजिम भी होना चाहिए, अमेजिंग. फिर सब उससे समझ में आ जाएगा. है ना, उसकी मेहनत भी समझ में आएगी. बिकॉज वाकई में मतलब मैंने अपने ऑब्वियसली आप तो बहुत सीनियर हैं, लेकिन मैंने अपने अपनी उम्र के जो भी दोस्त देखे हैं, उनको जो 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 सर्विसेज में काम करते हैं, उनको मैंने हमेशा
मेहनत ही करते हुए देखा है, मतलब दे डोंट रियली गेट अ ब्रेक, बट दे ऑल्सो हार्डली एवर गेट अ थैंक यू फ्रॉम एनीवन। तो ये एक मुझे ट्रेंड जरूर नजर आता है। आप एक बदलते पाकिस्तान में काम कर रही हैं, नो, सिंस द टाइम यू जॉइन द सर्विसेज पाकिस्तान हैज इवॉल्व्ड, पाकिस्तानीज हैव इवॉल्व्ड। कभी चीजें अच्छी हो रही होती हैं मुल्क में, कभी अच्छी नहीं हो रही होती हैं, हम सब थोड़े से डिजेक्टेड फील करते हैं कि यार हालात ऐसे हैं, ये चीज हो रही है, वो चीज हो रही है। आप मुझे ये बताएं, एंड दिस इज प्योरली like I would love it if you just answer it from the heart, कि आपका इंटरेक्शन जितना एक एवरीडे पाकिस्तानी से होता है उतना शायद ज्यादातर लोगों से नहीं, लोगों का नहीं होता, क्योंकि आप, आपका काम ही अवाम के साथ जुड़ा हुआ है, राइट? और ओवर द इयर्स आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में गए, आपने वहाँ पे सर्व किया, तो आपको सब कल्चर्स, ट्रेंड्स, सारी चीज़ें और ज़्यादा करीब से समझ में आती हैं। और ये एक ऐसा प्रिविलेज है जो बहुत से पाकिस्तानियों को कभी भी नसीब नहीं होता, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे होते जो आपने किया है। मुझे आप ये बताएं कि वो कौन सी चंद अच्छी बातें हैं पाकिस्तानियों के बारे में, या उनकी नेचर के बारे में, या उनके मिजाज के बारे में, जो डिस्पाइट ऑल द थिंग्स दैट गो रॉन्ग इन आवर कंट्री, वो कौन सी चीजें हैं जो आपको हमेशा हिम्मत देती हैं पाकिस्तानियों को देख के कि यार ये इस वजह से आई एम गोइंग टू कंटिन्यू वर्किंग बिकॉज लुक एट माई पीपल, दे आर एक्स वाई एंड जी। वो कौन से फीचर्स हैं ऑफ पाकिस्तानीज दैट दैट काइंड ऑफ इंस्पायर यू ऑन अ डेली बेसिस आल्सो? अ, पाकिस्तानी कौम बहुत रेजिलिएंट है। यानी उसने कितने चैलेंजेस देखे, कितने उतार चढ़ाव देखे, कितनी नाइंसाफियां देखी अपनी हिस्ट्री में। और हमारी हिस्ट्री सिर्फ 75-76 साल की है। हम बहुत पुराना मुल्क तो है नहीं, पुरानी कौम तो है नहीं। इसके बावजूद हमने बहुत सारे क्राइसिस देखे, पर पाकिस्तानी ना हिम्मत हारा, ना पाकिस्तान में फेथ हारा। पाकिस्तानी has that spirit, that flame of patriotism is alive. आप यू सी इट इन, आप देहातों में जाएं, आप छोटे कस्बों में जाएं, बड़े शहरों में जाएं, आपको पाकिस्तानियत नजर आती है, आपको वो ताजगी नजर आती है, दैट फेथ, दैट ईमान इन दिस कंट्री। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट है। एक नंबर टू, द ग्रोइंग लेवल्स ऑफ एजुकेशन। आई गो टू फार फ्लंग एरियाज। मैं लड़काना नवाबशाह जाती हूँ, रहीम यार खान, मीरपुर खास इलाकों में जाती हूँ। कॉलेजेस और स्कूल्स के बाहर बच्चे ही बच्चे। मतलब हर, चाहे वो गरीब तबका हो, चाहे वो जैसे हम कहते हैं सरकारी स्कूल हो या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हो, लड़कियां टांगों में मैंने लड़कियां देखी भरी हुई, स्कूल की वैन्स में बच्चे भरे हुए। यानी इतनी तालीम है। एक बाप अपने 4 बच्चों को मोटरसाइकिल पे छोड़ने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, माएँ खड़ी हैं स्कूलों के बाहर, कॉलेजों के बाहर। पूरी फैमिली की डेडिकेशन है किसी एक बच्चे को पढ़ाने में। पूरा माँ और बाप दोनों का बराबर का हिस्सा होता है। मैंने तो स्वात जगहों पे जहाँ पहाड़ी इलाके हैं, मैंने 10-10 बच्चों को देखा बर्फ में, हाथ में किताबें और हाथ में बैग्स पकड़ के बेचारे बर्फ पे आते जाते हैं, और माएँ गेटों में खड़ी होती हैं कि बच्चे कब वापस आएंगे। एक बच्चे की तालीम पूरी फैमिली की मेहनत लेती है। ये मैंने पाकिस्तान में बहुत जज्बा देखा है। मैंने बर्फ भी मैंने थरपारकर जैसी जगह पे भी तालीम का बहुत रुझान देखा है। और मैंने लड़कियां देखी मेडिकल कॉलेजेस में जाए, वेंट टू चांदका मेडिकल कॉलेज इन लाड़काना। इट इज सो इंस्पायरिंग एंड प्रोग्रेसिव। वहां पे टीचर्स, फैकल्टी, स्टूडेंट्स मेजॉरिटी औरतें। यू गो टू सिंध यूनिवर्सिटी, यू गो टू मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो, आप जाके तो देखें मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो। इट इज अ यूनिवर्सिटी टाउन, अ कैंपस, समथिंग लाइक अ वेस्टर्न कैंपस टाउन। इतना शानदार एजुकेशनल माहौल है और सो इनवाइटिंग। तो पाकिस्तान की जो दो, मैं कहूंगी कि आई मीन द मेन शाइनिंग फीचर्स, रेजिलियंस, फेथ इन पाकिस्तान एंड ग्रोइंग लव फॉर एजुकेशन। आप मुझे बताएं डॉक्टर लुबना कि व्हाट आर सम टिप्स और सम पीसेस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहें पाकिस्तानी औरतों को। ये यंग औरतें भी हो सकती हैं, ये वो लड़कियां भी हो सकती हैं जो इस वक्त हाई स्कूल में हो, ये काम पे जाने वाली खवातीन भी हो सकती हैं, घर पे रह के काम करने वाली खवातीन भी हो सकती हैं। इफ यू लुक बैक एट योर लाइफ, what are some things that you have learned from your own life that you would love to just share as pieces of generous advice to other women who are in Pakistan, right? आई एम नो वन टू गिव एडवाइस टू एनीवन। मैं शायद मैं क्या किसी को कह सकती हूँ। मेरी लाइफ में सक्सेस भी है तो फेलियर भी है, हर एक का लाइफ एक Absolutely. पैकेज है।
ऐसा नहीं है कि सभी की सब रोजी स्टोरीज हैं। देयर आर चैलेंजेस, देयर आर फेलियर्स, बहुत सारी नाकामियां भी आती हैं और आपको सिखा के जाती हैं। मैं तो सिर्फ ये समझती हूँ कि किसी भी इंसान के लिए, मेल या फीमेल, जेंडर की मैं बात नहीं करती, क्लियर फोकस इज एसेंशियल, एब्सोल्युटली। क्लियर फोकस ऐसा है कि जैसे जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, बस एक प्लान ए आपके पास हो, और आप हिम्मत करें, और आप अपने टूल्स इकट्ठे करें, रिसोर्सेज इकट्ठे करें, अपने टाइम को सही यूटिलाइज करें और प्लान ए पे ही रहें। प्लान बी सी तो उनके लिए होता है ना जिनको पता है ए में नहीं काम कर सकेंगे। मैंने आपको अपने एग्जाम्पल दी, मुझे पता था, मैं सेंट जोसेफ्स कॉलेज की हूँ, मैंने वहाँ 4 साल इकोनॉमिक्स पढ़ी। आई एब्सोल्युटली लव दैट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स मेरी, जैसे मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट मजमून था। मुझे पता था अमेजिंग। मैंने इसी में आगे पढ़ना है। मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया और फिर मुझे पता था कि मुझे सिविल सर्विसेज में आना है, तो मैं पढ़ ही रही थी। आई वाज जस्ट 22। मैंने इम्तिहान दे दिया, माय फर्स्ट अटेम्प्ट, सिर्फ 4 महीने की तैयारी से, विद अ वेरी सिवियरली सिक फादर एट होम। राइट। जिनका बाईपास हुआ हुआ था, और बाईपास उस वक्त कामयाब भी नहीं होते थे, रिस्क रेट एंड डेथ रेट बहुत ज्यादा राइट। था। उस हालत में मैंने इम्तिहान दिया और मुझे पता था कि इकोनॉमिक्स से मैंने टैक्सेशन में जाना है, मैंने कनेक्शन बनाना है। सो आई वाज मेंटली ऑलवेज फोकस्ड ऑन माय प्लान ए। मेरे पास प्लान बी नहीं था। मुझसे साइकोलॉजिकल इंटरव्यू में मुझसे यही सवाल 34 साल पहले साइकोलॉजी ने पूछा कि अगर आप कामयाब ना हुई या आपकी एलोकेशन नहीं, आप क्या करेंगे? मैंने कहा हो ही नहीं सकता। मैं होना है जस्ट गाना। लुक एट माय ऑडेसिटी, यानी आप मेरी, मतलब आप मेरी बेतकल्लुफी देखें कि मैंने उनसे कहा ये हो नहीं सकता कि मैं कामयाब ना हूं, ये हो नहीं सकता मुझे नौकरी ना मिले। मैं 22 साल की थी और अभी मैं स्टूडेंट थी, और अभी मेरे 2 सेमेस्टर बाकी थे, और वो मेरी शक्ल देख रही थी हैरान होके। तो आपको मैं उस वक्त की करज बता रही हूँ। सो फॉर मी द रूट टू सक्सेस इज क्लियर फोकस एंड जस्ट हैविंग प्लान ए इन योर, इन योर फोकस। प्लान बी और सी कमजोर लोग रखते हैं। रुलमा, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला, और आपका बहुत शुक्रिया। एंड आई रियली वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट with what you're doing right now, but also I can't wait to see what all other good trouble you create in Pakistan. So thank you so much, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने मेरी बड़ी इज्जत अफजाई की और मेरी बातें बहुत तहम्मुल से सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।